आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल आपको दिख रहा है, इस वीडियो में हम साइकोलॉजी के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और उनकी थोड़ी थोड़ी व्याख्या करते हुए चलेंगे, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा भी ना हो। अब दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करते हैं, तो इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस आज का हमारा सब्जेक्ट होगा। पॉलिटिकल साइंस जिसकी एग्ज़ाम अभी जनवरी 2020 में हुई थी, उसमें जो 30 क्वेश्चन आते हैं साइकोलॉजी के, वो इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे। आज का हमारा 14 पार्ट है। इससे पहले 13 पार्ट हम अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके अलावा चैनल पे प्लेलिस्ट भी बनी हुई है साइकोलॉजी के नाम से, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि आए हुए क्वेश्चन से सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस होती है। आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आएगी, आप उनको सोल्व करोगे और आपको अपनी तैयारी का मतलब आकलन भी हो जाएगा कि कौन सा टॉपिक आपको और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आप बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये देखिए दोस्तों, आपके सामने आज का हमारा पेपर है वो पॉलिटिकल साइंस का है। ये रहा आपके सामने, आपको दिख रहा है पॉलिटिकल साइंस 2018, और जिसकी एग्ज़ाम हुई थी 6 जनवरी 2020 को। आज इसको हम सोल्व करेंगे। तो इसमें दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, शिक्षण के संबंध में निम्न में से कौन सा क्रम सही है? स्मरण करना, बोधगम्य करना और लास्ट में है चिंतन करना। ऑप्शन नंबर सेकंड है बोधगम्य करना, स्मरण करना और चिंतन करना। तीसरा है चिंतन करना, फिर स्मरण करना और फिर बोधगम्य करना, या इनमें से सभी, मतलब उपरोक्त सभी हैं वो सही हैं। तो दोस्तों, इसमें अब आपको जो आता है, आप पहले अपने मन में, मतलब मैं ऑप्शन पढ़ दूँ इतनी देर में आप अपने मन में इसका आंसर कर लें। अब मैं आपको जो आरपीएस ने ऑथेंटिक आंसर की बताई है उसका मैं आंसर आपको बताऊंगा, उससे आप मिलान कर लें। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले हम स्मरण करते हैं, फिर उसको बोधगम्य बनाते हैं, उसके बाद चिंतन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। शिक्षण के संबंध में पहले स्मरण करना, फिर बोधगम्य करना, उसके बाद चिंतन करना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, एक अच्छे शिक्षक के क्या गुण हैं? शिक्षक की योग्यता, योग्यता एवं शिक्षण कुशलता, शिक्षण कुशलता एवं उपलब्धियां, योग्यता, शिक्षण कुशलता एवं उपलब्धियां। तो दोस्तों, एक अच्छे शिक्षक में योग्यता भी होनी चाहिए, शिक्षण की कुशलता भी होनी चाहिए और उनकी उपलब्धियां भी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट हो जाएगा, ऑप्शन 4। अब अगला क्वेश्चन, शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों, सही नहीं है की बात कर रहा है। यह सामाजिक प्रक्रिया है, यह सौउद्देश्य प्रक्रिया है, यह मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है और यह त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। तो इसमें पूछ रहा है कि शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों, यह सामाजिक प्रक्रिया है, यह बात गलत है। इसमें शिक्षण सौदेश्य प्रक्रिया होती है, यह मनोवैज्ञानिक भी होता है और त्रिध्रुवीय भी होता है, जिसमें शिक्षण में जैसे शिक्षक हो गया, छात्र हो गया और पाठ्य वस्तु हो गई हमारी। तो ये त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, सौदेश्य प्रक्रिया है, लेकिन यह सामाजिक प्रक्रिया नहीं होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट हो जाए, मतलब हो जाएगा कि शिक्षण के संबंध में सही नहीं है पूछा था हमें, तो यह सामाजिक प्रक्रिया, ये चीज़ इसमें गलत हो गई। फिर बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निम्न में से कौन केंद्र बिंदु होता है? शिक्षक, शिक्षण, छात्र और पाठ्यचर्या। मतलब शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया होती है उसमें केंद्र बिंदु कौन होता है? शिक्षक होता है, या फिर शिक्षण होता है, या पाठ्यचर्या होती है, या फिर छात्र होता है? तो दोस्तों, केंद्र बिंदु होता है वो छात्र होता है। छात्र के अनुसार ही सब चीज़ें होती हैं उसमें। तो इसमें हो जाएगा केंद्र बिंदु छात्र। ऑप्शन नंबर थर्ड है वो राइट हो जाएगा। इसके बाद है, शिक्षण में निम्न में से किसके उपयोग से अधिगम के सभी उद्देश्य यथा ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक की प्राप्ति की जा सकती है? रेडियो, रेखाचित्र, प्रतिमान और भाषा प्रयोगशाला। तो दोस्तों, इसमें पूछा कि सभी उद्देश्यों, मतलब उद्देश्य हैं ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, तीनों उद्देश्यों की प्राप्ति है वो किस माध्यम से की जा सकती है? तो दोस्तों, इसमें हो जाएगा भाषा प्रयोगशाला। ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट हो जाएगा, भाषा प्रयोगशाला। फिर अगला क्वेश्चन, बच्चों में नैतिक व्यवहार को सीखने का मुख्य आधार प्रेक्षण है। यह मत निम्न में से किस सिद्धांत का है? ऑप्शन ए का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, मनोविश्लेषणिक सिद्धांत, जीन पैजे का नैतिक विकास का सिद्धांत और लॉरेंस कोहलब्रग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो दोस्तों, इसमें पूछ रहा है नैतिक व्यवहार को सीखने का मुख्य आधार प्रेक्षण बोल रहा है। तो दोस्तों, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। बांडूरा वाला जो दिया हुआ है उसमें बच्चा है वो पहले प्रेक्षण करता है, देखता है, मतलब देख के अनुकरण करता है, पुनर्बलन। अगर उसको अच्छा पुनर्बलन मिलता है तो उसको मतलब अपने व्यवहार में है वो स्थायित्व दे देता है, और अगर नकारात्मक पुनर्बलन मिलता है तो बच्चा वो उस व्यवहार को छोड़ देता है। तो ये बात इसमें कर रहा है कि बच्चों में नैतिक व्यवहार को सीखने का मुख्य आधार। अब दोस्तों, हमने इसमें सामाजिक अधिगम सिद्धांत क्यों किया? क्योंकि इसमें कीवर्ड दे रखा है प्रेक्षण।
प्रेक्षण हो गया, तो प्रेक्षण में सामाजिक अधिगम सिद्धांत वाले में बात की गई है इस सिद्धांत की, जो बांडुरा ने दिया था। फिर बात करते हैं दोस्तों के अनुसार नैतिक विकास से तात्पर्य बढ़ती उम्र के साथ विभिन्न क्रियाओं के सही या गलत होने के बारे में सोचने की क्षमता में परिवर्तन से होता है। खालिस्तान में सही नाम भरिए। मतलब ये बेसिकली परिभाषा पूछ रहा है आपको, नैतिक विकास से तात्पर्य बढ़ती उम्र के साथ विभिन्न क्रियाओं के सही या गलत होने के बारे में सोचने की क्षमता में परिवर्तन से होता है। ये परिभाषा दी हुई है, मतलब बेरोन की या फिर जेंडेन की, इरिक्सन की या बंडूरा की। तो दोस्तों ये परिभाषा है वो दी हुई है बेरोन की। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा, बेरोन। अब दोस्तों अगर आपको परिभाषाएं याद होती हैं तो ठीक है, नहीं होती तो भी ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि अगर आप जो रिट का पुराना पेपर देखोगे लास्ट जो हुए हैं अभी तक, एक तो उनमें परिभाषा वो एक ज़्यादा से ज़्यादा एक आती है तो एक या दो आती है, वरना परिभाषा नहीं आती है, सिर्फ लैंग्वेज है वो क्वेश्चनों की घुमा के देता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अगर परिभाषा आपको याद हो तो बहुत बढ़िया बात है, अगर याद न भी हो तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि एग्ज़ाम में वो आती ही नहीं है, आती हैं तो एक या दो ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं आएंगी। उनमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हम बात करें तो बाल विकास वाली हो जाएंगी, मतलब शेष अवस्था जिसमें किसने क्या कहा है, ये परिभाषाएं आती हैं बाल विकास से। उसके बाद हम बात करें तो बुद्धि से, अधिगम से परिभाषा नए के बराबर आएंगे, क्योंकि अधिगम के सिद्धांत ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए अधिगम से परिभाषा नहीं आएंगी, सिर्फ बुद्धि से आने की। या फिर हम आगे बात करें तो व्यक्तित्व से भी मतलब परिभाषा वो आ सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कि प्याजे के अनुसार औपचारिक संक्रिया की अवस्था है 11 वर्ष से वेशक अवस्था, 12 वर्ष से वेशक अवस्था, 13 वर्ष से वेशक अवस्था और 14 वर्ष से वेशक अवस्था। तो आप सबको पता है कि प्याजे ने नैतिक विकास की, सॉरी दोस्तों नैतिक विकास की नहीं, विकासात्मक जो सिद्धांत दिया था प्याजे ने, उसमें 4 अवस्थाएं बताई थी। तो इसमें पूछ रहा है कि औपचारिक संक्रिया की अवस्था वो कितनी आयु से शुरू होती है। तो दोस्तों आप सबको पता होगा, इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड है वो आरपीएससी ने माना है 12 वर्ष से वेशक अवस्था, ऑप्शन सेकंड। लेकिन अमूमन हम बुक में पढ़ते हैं उसमें 11 वर्ष से ज़्यादा मतलब दे रखा है, लेकिन दोस्तों ये ऑथेंटिक मैं आंसर की बता रहा हूँ, जिसमें आरपीएससी ने औपचारिक संक्रिया की अवस्था है वो 12 वर्ष से वेशक अवस्था में दे रखा है। आप इस पर आपत्ति लगा सकते हैं, आरपीएससी की आंसर की, आरपीएससी का पेपर है, इसलिए आप भी अपने नोट्सों में या जो भी गाइड है अगर उसमें 11 वर्ष दे रखा है तो उसमें चेंज कर लें, या 13 वर्ष दे रखा है तो भी चेंज कर लें कि 12 वर्ष से होती है, 12 वर्ष से वेशक अवस्था है वो औपचारिक संक्रिया की अवस्था होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें राइट हो जाएगा। फिर है दोस्तों क्वेश्चन, किशोर के मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने में निम्न में किसकी भूमिका अहम होती है? शिक्षक की, पाठ्यचर्या की, विद्यालय अनुशासन या सभी की? तो इसमें पूछ रहा है दोस्तों किशोर के मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने, मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने में दोस्तों शिक्षक की भूमिका भी होती है, पाठ्यचर्या की भी होती है और विद्यालय अनुशासन की भी होती है। इसमें दोस्तों मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहा है, इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्न में से अपराधी बालकों के उपचार, अपराधी बालकों के उपचार एवं शिक्षा के लिए कौन सी निरोधात्मक प्रविधि है? बाल अपराध न्यायालय, पुनर्वास विधि, माता पिता का स्नेह एवं प्यार और मनोगतिक विधि। इसमें दोस्तों बात कर रहा है अपराधी बालकों के उपचार एवं शिक्षा के लिए कौन सी निरोधात्मक प्रविधि है? तो निरोधात्मक है दोस्तों माता पिता का स्नेह एवं प्यार, ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट दे रखा है, ऑप्शन 3 माता पिता का प्यार एवं स्नेह। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, किशोरों में आक्रामकता, तनाव एवं तूफान की स्थिति या उनमें सामाजिकता की स्थिति मूलतः उनकी सांस्कृतिक आदतों एवं मानकों पर आधारित होती है। निम्न में से कौन सा सिद्धांत इस मत का समर्थन करता है? जीएस हॉल का सिद्धांत, बंडूरा का सिद्धांत, इरिक्सन का सिद्धांत और मानव शास्त्रीय सिद्धांत। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राइट, मानव शास्त्रीय सिद्धांत, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा इसमें, ऑप्शन 4। उसके बाद है मूलतः निर्देशन के कितने प्रकार हैं, मतलब गाइडेंस के कितने प्रकार हैं बताए, मतलब कितने प्रकार बताए गए हैं? 3 प्रकार, 5 प्रकार, 4 प्रकार और 7 प्रकार। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गाइडेंस के प्रकार हैं वो 3 है, ऑप्शन फर्स्ट। फिर है समायोजन व्यक्ति की वह है जो उसकी आवश्यकता, इच्छाओं एवं वातावरण के कारकों के बीच संतुलन बनाए रखती है, जो इनकी संतुष्टि में सहायक है। वाक्य को नीचे दिए गए शब्दों में से सही को चुनकर पूरा कीजिए। योग्यता, क्षमता, धैर्य और विवशता। तो समायोजन व्यक्ति की दोस्तों क्या होती है?
तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, समायोजन व्यक्ति की योग्यता होती है। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, रिट के हिसाब से मतलब आ सकता है, तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि समायोजन है वो व्यक्ति की योग्यता होती है जो उसकी आवश्यकता, इच्छाओं, वातावरण के कारकों के बीच संतुलन बनाए रखती है, जो इनकी संतुष्टि में सहायक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक बार फिर बता दूँ, ये आरपीएससी ने जो आंसर की जारी की थी उसमें जो आंसर माने आरपीएससी ने वो मैंने आपको बताए हैं। फिर भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और खुद भी चेक कर सकते हैं आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से। फिर बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की, एलन व रायन ने कितने शिक्षण कौशल बताए हैं? एलन व रायन ने कितने शिक्षण कौशल बताए हैं? 14, 13, 12 और 11। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एलन व रायन ने 14 शिक्षण कौशल बताए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट है, 14। फिर शिक्षण कौशल है शिक्षण व्यवहार, शिक्षण व्यू रचना, शिक्षण की विधि या शिक्षण प्रतिमान। तो दोस्तों शिक्षण कौशल है वो शिक्षण व्यू रचना है, मतलब टीचिंग स्ट्रेटजी, शिक्षण व्यू रचना। ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें राइट हो जाएगा, शिक्षण कौशल है शिक्षण व्यू रचना। निम्न में से कौन सा धनात्मक पुनर्बलन का उदाहरण नहीं है? प्रशंसा, गुण विवेचना, दंड और पुरस्कार। दोस्तों इजी क्वेश्चन है, इसमें तो सबको ही पता चल जाएगा। तो धनात्मक पुनर्बलन है वो दंड नहीं होता है, दंड ऋणात्मक पुनर्बलन होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें राइट हो जाएगा। फिर वैज्ञानिक पूछताछ शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक हैं? जीन प्याजे, डेविड पी आशुबेल, जोसेफ जे शोएब या रिचर्ड सचमैन। तो दोस्तों इसमें पूछा है वैज्ञानिक पूछताछ शिक्षण प्रतिमान है वो रिचर्ड सचमैन ने। ऑप्शन नंबर 4 है इसमें राइट हो जाएगा, रिचर्ड सचमैन। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, संचार प्रक्रिया का सही क्रम निम्न में से कौन सा है? भेजने वाला, संदेश, माध्यम और प्राप्तकर्ता, या फिर पहले संदेश, भेजने वाला, माध्यम, प्राप्तकर्ता। तीसरा ऑप्शन है भेजने वाला, माध्यम, संदेश, प्राप्तकर्ता। चौथा ऑप्शन है माध्यम, संदेश, भेजने वाला और प्राप्तकर्ता। तो दोस्तों इसमें पूछा है कि संचार प्रक्रिया का सही क्रम कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा सबसे पहले संदेश को भेजने वाला होता है, फिर वो संदेश को टाइप करेगा, मतलब फिर कौन से माध्यम से भेजेगा, फिर उसको प्राप्त करता है, मतलब कोई ग्रहण करने वाला होगा। तो सबसे पहले आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मतलब ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है सेंडर, मैसेज, मीडियम और रिसीवर। ऑप्शन फर्स्ट है वो राइट हो जाएगा। उसके बाद है मोडेम का पूरा नाम, मॉड्यूलेटर डिस्क, मीडिएटर डिस्क, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर या मीडियम डिवाइस। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ऑप्शन नंबर थर्ड है वो राइट हो जाएगा, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 1 गीगाबाइट का सही समतुल्य है? 2 की पावर 10 मेगाबाइट, 2 की पावर 10 किलोबाइट, 2 की पावर 10 टेराबाइट या 2 की पावर 10 बाइट। दोस्तों इसमें पूछा है गीगाबाइट की बात कर रहा है, गीगाबाइट। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट MB, मतलब 2 की पावर 10 MB। आप सबको पता है कि सबसे पहले आता है बाइट, बाइट के बाद किलोबाइट, फिर MB, फिर GB, फिर TB, ऐसे ही चलता जाएगा। तो इसमें पूछा है कि 1 गीगाबाइट का सही समतुल्य है तो 2 की पावर 10 मेगाबाइट। फिर जब विद्युत प्रवाह कट जाता है तब डाटा एवं प्रोग्राम में खो जाते हैं, मतलब रोम में हो तो खो जाते हैं, या फिर हार्ड डिस्क में या रैम में या द्वितीयक स्मृति में। तो दोस्तों आप सबको पता है कि आप जब कंप्यूटर में लाइट चली जाती है तो डाटा में प्रोग्राम में कौन सी स्मृति में होने पर खो जाते हैं? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा रैम में। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। उसके बाद बात करते हैं, निम्न में से किसे आउटपुट डिवाइस कहा जाता है? जोयस्टिक, मॉनिटर, CPU और पेन ड्राइव। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, मॉनिटर है वो आउटपुट डिवाइस है। मतलब आउटपुट होगा कि हमें जो प्राप्त हो, तो हमें मॉनिटर होता है जो टीवी को जो स्क्रीन आप जिसमें कंप्यूटर आपको दिखता है जलता हुआ, जैसे टेलीविज़न की जो स्क्रीन होती है उसी प्रकार उसको मॉनिटर कहते हैं, वो आउटपुट डिवाइस होती है उसमें जो दिखता है वो। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा, मॉनिटर। फिर है दोस्तों, कंप्यूटर सहायता अनुदेशन में कंप्यूटर का उपयोग शिक्षण सामग्री की तरह किया जाता है, शिक्षक की जगह प्रतिस्थापित किया जाता है, शिक्षण को प्रभावी बनाता है, और अनुदेशन सामग्री के कार्यक्रम को चलाने के लिए मशीन की तरह उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसमें है कंप्यूटर सहायता अनुदेशन में कंप्यूटर का उपयोग पूछ रहा है दोस्तों, कंप्यूटर का उपयोग। तो कंप्यूटर का उपयोग है अनुदेशन सामग्री के कार्यक्रम को चलाने के लिए मशीन की तरह उपयोग किया जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट हो जाएगा। फिर रचनात्मक अधिगम में शिक्षक की भूमिका के रूप में होती है मित्र, सुगमकर्ता, अनुदेशक, निर्देशक। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा मतलब
रचनात्मक अधिगम में बात कर रहा है, तो रचनात्मक अधिगम में दोस्तों सुगमकर्ता के रूप में शिक्षक की भूमिका होती है, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड। अब दोस्तों इसमें हिंदी में नाम है वो बदल बदल के आता है, इसलिए आप मेरी मतलब आपको ये सलाह है, आप इसका इंग्लिश नाम याद रखें कि रचनात्मक अधिगम जहीं भी आएगा मतलब कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग, उसमें आपको करना है टीचर की भूमिका वो फैसिलिटेटर की होती है, मतलब फैसिलिटेटर, फैसिलिटेटर। आपको ये इंग्लिश वाला एक ही नाम मिलेगा, बल्कि हिंदी में वो चेंज होते रहते हैं, इसलिए आपको इंग्लिश वाला नाम ध्यान में रखना है ताकि आपका क्वेश्चन है वो गलत ना हो। फिर आता है अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया दर्शाती है कि कक्षा में रचनात्मक अधिगम की परिस्थितियां बनी हैं? निर्वचन सर्जन, बहुविध व्याख्या, बहुविध अभिव्यक्तियां या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें है कि कौन सी प्रक्रिया दर्शाती है कि कक्षा में रचनात्मक अधिगम की परिस्थितियां हैं, तो दोस्तों इसमें हो जाएगा निर्वचन सर्जन, बहुविध व्याख्या और बहुविध अभिव्यक्तियां, मतलब उपरोक्त सभी, ये चारों तीनों चीजें हैं वो सब रचनात्मक अधिगम की परिस्थितियों को बताती हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, विद्यालय संगठन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? विद्यालय संगठन विकासशील इकाई है, विद्या आवश्यकताओं के साथ नहीं बदलता, विद्यालय संगठन विभिन्न व्यक्तियों का समूह होता है जो छोटा और बड़ा हो सकता है, विद्यालय संगठन एक साधन है जो सामान्य निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। तो दोस्तों इसमें पूछा है कि विद्यालय संगठन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, विद्यालय संगठन का रूप परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के साथ नहीं बदलता। ये बात बिल्कुल दोस्तों गलत है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें राइट हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शाला प्रदान के लिए निम्न में से कौन सी शैली उपयुक्त है? निरंकुश शैली, निरंकुश और प्रजातांत्रिक शैली दोनों, एकीकृत शैली और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एकीकृत शैली, ऑप्शन सेकंड इसमें राइट हो जाएगा। एकीकृत शैली है वो राजकीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शाला प्रदान के लिए शैली उपयुक्त होती है। कौन सी? एकीकृत शैली, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं इंटीग्रेटेड स्टाइल। इंग्लिश वाला नाम आप ज़्यादा ध्यान में रखें क्योंकि हिंदी में नाम वो चेंज होकर आते रहते हैं। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन संस्थान में समय सारणी की आवश्यकता एवं महत्व को दर्शाता है? यह संस्थान के सुचारू और क्रम अनुसार तरीके से चलने को सुनिश्चित करता है, यह संस्थान में अनुशासन बनाए रखने में सहायक है, यह स्टाफ व विद्यार्थियों में समय निष्ठता को बढ़ावा देता है और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये सभी जो ऊपर 3 कथन दे रखे हैं ये सब समय सारणी की आवश्यकता और महत्व को दर्शाते हैं, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट हो जाएगा। फिर आता है दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्न में से इमोशनल इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन मेयर, डेनियल गोलमैन, पीटर शेलोवे और निम्न में से इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सबको पता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस पुस्तक है वो डेनियल गोलमैन के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड है वो राइट हो जाएगा, डेनियल गोलमैन। अब आता है दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन, भारत में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विदेश सेवा निगम लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, दूरसंचार विभाग और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के रूप में विदेश सेवा निगम लिमिटेड को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा। ये लो दोस्तों आज आपके 30 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इस वीडियो को शेयर करना दोस्तों बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनका भी मतलब कुछ भला होगा, कुछ क्वेश्चन उनको भी नए लगेंगे और नए भी नहीं लगेंगे। अगर उनकी तैयारी बहुत अच्छी है तो सब क्वेश्चन आ भी रहे हैं तो उनका मतलब एक तरीके से हम कहें कि टेस्ट लग रहा है, तो फ़ायदा ही फ़ायदा है सब जगह। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, बाकी मिलते हैं और कल नए वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।